हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीडिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नवमार्क्सवाद के थर्ड पार्ट को देखेंगे। इसके पिछली वाली वीडियो में दो वीडियो में हमने नवमार्क्सवाद को कंप्लीट किया था, तो जिसमें थियोडोर एडोर्नो और लुकास को हम लोगों ने देखा था। तो आज की वीडियो में हम हाइबरमास और अल्थूजर को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम। ये जो है, इसके पिछली वाली वीडियो में हमने क्रिटिकल थ्योरी के अंतर्गत यानी कि विवेचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत जो विद्वान आते थे जिन्होंने नवमार्क्सवाद का अध्ययन किया था, तो उसमें थियोडोर एडोर्नो थे, होर्खहाइमर थे और लुकास थे। लेकिन ये लोग जो है न्यू क्रिटिकल थ्योरी के अंतर्गत आते हैं, नव विवेचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। कौन लोग? तो हाइबरमास आते हैं और लुईस अल्थूजर। तो न्यू क्रिटिकल थ्योरी के अंतर्गत जो है इससे संबंधित हाइबरमास और अल्थूजर थे। मार्क्सवाद और संरचनावाद को जोड़कर नवमार्क्सवाद बनाया। इन्होंने जो है हाइबरमास और अल्थूजर के सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि इन्होंने मार्क्सवाद और संरचनावाद दोनों को जोड़कर नवमार्क्सवाद का सिद्धांत दिया। नवमार्क्सवादी जो हैं, न्यू मार्क्सिज्म के लोग जो हैं, वो ऐतिहासिक भौतिकवाद से हटकर, जो कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत था, तो उससे हटकर इन्होंने चेतना को मार्क्स के सामाजिक विश्लेषण का, नवमार्क्सवाद के सामाजिक विश्लेषण का मुख्य घटक मानते हैं। ये लोग ऐतिहासिक भौतिकवाद से हटकर चेतना को न्यू मार्क्सिज्म के सामाजिक विश्लेषण का मुख्य घटक मानते हैं। कौन लोग? तो ये न्यू क्रिटिकल थ्योरी के लोग मानते हैं। तो इससे संबंधित सबसे पहले हम हाइबरमास के विचारों को देखते हैं। हाइबरमास पर इन पर जो है कार्ल मार्क्स का प्रभाव अधिक था। कार्ल मार्क्स से तो ये प्रभावित थे, लेकिन वह इनके आलोचक थे। प्रभावित तो थे ही, लेकिन ये जो है उनके आलोचक थे। इनका कहना था कि हाइबरमास का कहना था कि मार्क्स ने पूरी शक्ति जो है, मतलब अपना जितना पावर था, उन्होंने आर्थिक निर्धारणवाद पे लगा दिया, क्योंकि कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवाद पर ही बल देते हैं। तो इनका कहना था कि उन्होंने अपने सिद्धांत में आर्थिक निर्धारणवाद पर पूरी शक्ति लगा दी थी। और ये कभी भी पूंजीवाद समाज में संस्कृति की क्या भूमिका है, इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने यह कभी नहीं देखा कि जो है पूंजीवाद समाज में संस्कृति यानी कल्चर की क्या भूमिका है, उसको ये इग्नोर करते हैं। इसका ऐसा कहना हाइबरमास का है। तो ये कहते हैं हाइबरमास कि मार्क्स ने कोई ध्यान संस्कृति पर कोई ध्यान नहीं दिया है और ये उसे उपेक्षित करते हैं, मतलब संस्कृति को उपेक्षित करते हैं। हाइबरमास ने उद्योग की संस्कृति यानी कि कल्चर ऑफ इंडस्ट्री, इस पर खूब इन्होंने लिखा है। कल्चर ऑफ इंडस्ट्री पे, उद्योग की संस्कृति पे हाइबरमास ने काफ़ी कुछ अपना लेख लिखा है। और ये फिल्मी संस्कृति पर तो लिखते ही थे, कल्चर पर, ये फिल्मी कल्चर पर तो ये लिखते थे ही, साथ में ये टीवी तथा अन्य मनोरंजन साधनों पर भी ये खुलकर लिखते थे। ये कौन लिखते थे? तो हाइबरमास जो है ये, इसलिए ये संस्कृति को काफ़ी महत्व देते हैं और कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत में पूंजीवाद समाज के अध्ययन में इन्होंने संस्कृति की क्या भूमिका है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह जो है, ये हाइबरमास जो है होर्खहाइमर के विवेचनात्मक सिद्धांत, जो होर्खहाइमर और थियोडोर एडोर्नो थे और होर्खहाइमर थे, तो जो ये विवेचनात्मक क्रिटिकल थ्योरी से जो ये लोग संबंधित थे, तो उनके सिद्धांत को ये भाग्यवादी कहते हैं। कौन कहते हैं? हाइबरमास कहते हैं कि उनका सिद्धांत भाग्यवादी था। इन्होंने थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में निजी दृष्टिकोणों को, इनका एक बुक है, काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में इन्होंने निजी दृष्टिकोणों को अपनी विवेचना का आधार बनाया। क्या आधार बनाया इन्होंने? निजी दृष्टिकोणों को अपनी विवेचना का आधार बनाए। इनकी जो ये थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन है, ये 2 खंडों में प्रकाशित है। इसी बुक में इन्होंने संचार पर विस्तार पूर्वक से लिखा है। संचार के माध्यमों पर, जैसे ये टीवी चैनलों पर लिखते थे और संचार पे खुलकर ये बातचीत करते, मनोरंजन के साधन पर करते थे, तो इसी बुक में इन्होंने संचार के साधनों पर विस्तार पूर्वक से लिखा है। इन्होंने
इन्होंने अपनी पुस्तक लेजिटिमेशन क्राइसिस में वैधता का संकट का उल्लेख किया। इनकी एक पुस्तक है लेजिटिमेशन क्राइसिस, तो उसमें इन्होंने क्या कौन सा अध्ययन किया है, वैधता का संकट का वो उल्लेख किया है। तो हैबरमास जो एक क्वेश्चन बनता है कि हैबरमास के समाज के 4 प्रकारों में संकट का विश्लेषण किए हैं, तो उनमें से कौन कौन सा है, मतलब उसमें से एक दूसरा दे देगा, कह देगा कि कौन सा नहीं है। तो हैबरमास के समाज के 4 प्रकारों में संकट का विश्लेषण इन्होंने किया है। तो वो 4 प्रकार के समाज को हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आदिम समाज में इन्होंने संकट की बात की है, परंपरावादी समाज में इन्होंने संकट की बात की है, पूंजीवादी समाज में संकटों की बात की है और उत्तर पूंजीवाद में इन्होंने संकटों की बात की है। तो इन 4 प्रकार के समाज में इन्होंने संकटों की बात की है, यानी कि वैधता के संकट की बात की है। और किस पुस्तक में, तो लेजिटिमेशन क्राइसिस नामक पुस्तक में। एक क्वेश्चन इनसे आया था कि इनमें से कौन सा हैबरमास के बारे में सच नहीं है, मतलब क्या सच नहीं है। तो नव मार्क्सवादी, शिकागो स्कूल के विचार, फ्रैंकफर्ट स्कूल, समाजशास्त्र का आलोचनात्मक संप्रदाय। तो कौन सा इनके बारे में सही नहीं है, तो नव मार्क्सवादी तो इन्हें कहा ही जाता है, शिकागो स्कूल के विचार ये इससे संबंधित नहीं है। तो यही हम इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। बाकी फ्रैंकफर्ट स्कूल से तो ये है ही संबंधित, समाजशास्त्र का आलोचनात्मक संप्रदाय से तो है ही, शिकागो स्कूल के विचार इसे ये संबंधित नहीं हैं। और ये क्वेश्चन ये भी बना है कि हैबरमास ने कितने प्रकार के पूंजीवादी समाजों को बताया है। ये भी हाल ही में ये क्वेश्चन आया है जून 2023 नेट एग्जाम में कि हैबरमास ने कितने प्रकार के पूंजीवादी समाजों में, अभी हमने वहाँ पीछे देखा कि इन्होंने 4 समाजों में संकटों की बात की है, वैधता के संकटों की बात की है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि पूंजीवादी समाजों में कौन कौन सा, मतलब उसमें क्वेश्चन नेट में बना था कि कौन सा इसमें से बताए हैं और कौन सा नहीं है। तो इसमें इन्होंने कौन कौन से समाजों का उल्लेख किया है, पूंजीवादी समाजों को, कौन कौन से पूंजीवादी समाजों को बताया है, तो उदारवादी पूंजीवाद को बताया है, पश्चिम औद्योगिक समाजों का संगठित पूंजीवाद बताया है, असंगठित पूंजीवाद की चर्चा इन्होंने नहीं की है, ये नहीं रहेगा, और राज्य प्रेरित समाजवादी समाज का उत्तर पूंजीवाद ये भी इन्होंने बताया है, रूढ़िवादी समाजवाद ये इन्होंने नहीं बताया है। तो उसमें कोड के माध्यम से आंसर देना था, तो हमारा आंसर यही सही होगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये 3 ऑप्शन सही है। बाकी ये 2 असंगठित समाजवाद और रूढ़िवाद समाजवाद इसकी बात ये नहीं करते हैं। और एक क्वेश्चन ये है कि हैबरमास ने बौद्धात्मक हित या ज्ञान के कितने प्रकारों की चर्चा की है। ये जो है ये बौद्धात्मक ज्ञान की बात करते हैं। तो इन्होंने कौन कौन से ज्ञान के प्रकार की चर्चा की है, ज्ञान के कितने प्रकार की चर्चा की है, ये क्वेश्चन बनता है। तो इन्होंने तकनीकी ज्ञान की बात की है, व्यवहारिक ज्ञान की बात की है, उद्धारक ज्ञान की बात की है, और किस पुस्तक में इन्होंने इन तीनों बातों को किया है, तो ये जो है ये अपनी पुस्तक नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट जो कि 1968 में लिखी गई, तो उसमें इन्होंने अपनी पुस्तक नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट में ये 3 प्रकार के ज्ञान की बात करते हैं। कौन, तो हैबरमास। जीवन जगत व्याख्यात्मक पैटर्न का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है। तो ये स्टेटमेंट है, ऐसे सीधे स्टेटमेंट दे दिया जाता है क्वेश्चन में और पूछा जाता है कि ये किसका स्टेटमेंट है। तो ये जो है ये हैबरमास का स्टेटमेंट है। वैधता दावों की रचना प्रक्रिया में अभिव्यक्ति क्रिया की अवधारणा का प्रयोग किसने किया। वैधता दाव मतलब जो वैधता के संकट है, तो उसमें अभिव्यक्ति क्रिया की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है, तो हैबरमास ने किया है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों को संवाद करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ऐसा कहना किसका है, हैबरमास का है। आदर्श कथन परिस्थिति से इनका तात्पर्य है कि ये जो है
जब संचार व्यवस्था का अध्ययन किया, तब इन्होंने दो मॉडलों का इन्होंने उपयोग किया। ये जो है ये मार्क्स के भौतिकवाद की अवधारणा से असहमत थे और इसकी ये पुनर्रचना करते हैं। ये भौतिकवाद की अवधारणा से, मार्क्स के भौतिकवाद की अवधारणा से असहमत थे और उसकी ये पुनर्विश्लेषण करते हैं। और पुनर्विश्लेषण ये जो है पुनर्विश्लेषण का माध्यम ये संचार को बनाते हैं। तो उसमें इन्होंने, और ये संचार को अपना माध्यम बनाते हैं मार्क्स के भौतिकवाद की आलोचना में। और ये यह भी कहते हैं कि क्रांति की बात ये नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि हमें क्रांति नहीं करना चाहिए, हमें आदर्श कथन समुदाय, मतलब कि आइडियल स्पीच कम्युनिटी में परिवर्तन लाना है। हमें क्रांति के द्वारा परिवर्तन नहीं लाना है, हमें आदर्श कथन समुदाय यानी कि आइडियल स्पीच कम्युनिटी में परिवर्तन लाना है। जो कि रोज़मर्रा की दुनिया में यदि कोई परिवर्तन आएगा, मतलब जो हमारी दिन प्रतिदिन की दुनिया है, अगर उसमें कोई परिवर्तन आएगा तो वो आदर्श कथन समुदाय के माध्यम से ही आएगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बना है कि आदर्श कथन परिस्थिति में बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों का संवाद करने का अवसर प्राप्त होता है। मतलब सभी पक्षों को अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त होता है। और ये जो आदर्श कथन के ही द्वारा समाज में परिवर्तन आएगा, ना कि क्रांति के द्वारा। तो ऐसा कहना है हैबरमास का है। हैबरमास जो है ये, जब समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी विधि के प्रयोग की बात होती है, जब समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी विधि मतलब जो पॉजिटिविज्म की बात होती है, तो इसकी परिभाषा में कहा जाता है, प्रत्यक्षवाद की परिभाषा में कहा जाता है कि समाजशास्त्र में सामाजिक दुनिया का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर होना चाहिए। समाजशास्त्र में जो है सामाजिक दुनिया का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी विधि का प्रयोग किया जाएगा, तब सावधानी पूर्वक किए गए अवलोकन, तुलना और प्रयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ तथ्यों को एकत्र किया जाएगा। ऐसा माना जाता था कि जब प्रत्यक्षवादी विधि का प्रयोग समाजशास्त्र में किया जाएगा, तो जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में होता है कि अवलोकन, तुलना, सावधानी पूर्वक उनका अध्ययन किया जाता है, तो जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में होता है, और उसी तरीके से समाजशास्त्र का अध्ययन भी अगर प्रत्यक्षवादी विधि से किया जाएगा तो वस्तुनिष्ठ तथ्यों को एकत्र किया जा सकता है। तो इसी प्रत्यक्षवादी उपागम का खंडन हैबरमास और फ्रैंकफर्ट के सभी समर्थक करते हैं। जो हैबरमास हैं और फ्रैंकफर्ट के जो सभी समर्थक हैं, वो इस विधि को अस्वीकार करते हैं कि प्रत्यक्षवादी विधि से समाजशास्त्र का अध्ययन नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्षवादी विवाद जब शुरू हुआ था जर्मनी में प्रत्यक्षवादी विवाद जब शुरू हुआ था, तो एक सम्मेलन हुआ था। तो उसमें हैबरमास और एडोर्नो, जो हमने पीछे पढ़ा था पिछली वाली वीडियो में, तो हैबरमास और थियोडोर एडोर्नो ने डटकर इसका विरोध किया। प्रत्यक्षवादी विधि का डटकर इन दोनों ने विरोध किया और कहा कि तर्क के माध्यम से सामाजिक यथार्थता को नहीं समझा जा सकता। जैसा कि प्रत्यक्षवाद या प्राकृतिक विज्ञान या विज्ञान में जो है तर्क को ही महत्वपूर्ण माना जाता है, तर्क के आधार पर ही सभी निष्कर्ष अध्ययन किए जाते हैं, सिद्धांत निकाले जाते हैं। तो ये कहते हैं कि तर्क के माध्यम से सामाजिक यथार्थता को नहीं समझा जा सकता है। तो ये जो है अपनी बात को साबित करने के लिए, मतलब इन्होंने अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि तर्क के आधार पर समाजशास्त्र को, सामाजिक यथार्थता को नहीं समझा जा सकता, तो अपनी बात को साबित करने के लिए इन्होंने दो मॉडल को बताया। तर्क के रूप में दो मॉडल को रखा कि एक जो अल्फ्रेड शुट जी का प्रघटना शास्त्र था उसको रखा इन्होंने, और मानव शास्त्रीय मॉडल एक था जिसके प्रणेता पीटर बिंच थे। तो इन्होंने इन दो मॉडलों को अपना आधार रखा। उसी अपने बात को साबित करने के लिए इन्हीं दो मॉडलों को इन्होंने रखा। किसने? हैबरमास ने शुट जी के प्रघटना शास्त्र को रखा, और मानव शास्त्रीय मॉडल जो कि पीटर बिंच के द्वारा, उसके प्रणेता पीटर बिंच थे, तो इन दोनों को अपनी बातों का आधार रखा और कहा कि केवल तर्क के आधार पर ही सामाजिक यथार्थता को नहीं समझा जा सकता।
तो और जब ये संचार व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जो इन्होंने कम्युनिकेटिव एक्शन की बात करते हैं और संचार व्यवस्था के अध्ययन की बात करते हैं, तो इन्हीं दो मॉडलों का प्रयोग ये हैबरमास अपने इस सिद्धांत में करते हैं। कौन दो मॉडल को? तो प्रघटना शास्त्र और मानव शास्त्रीय मॉडल को अपने कम्युनिकेटिव एक्शन में ये जो है उसका उपयोग करते हैं हैबरमास। अब हम लुईस अल्थूजर को देख लेते हैं। लुईस अल्थूजर, इन्होंने नव मार्क्सवाद का विश्लेषण लुईस अल्थूजर ने नव मार्क्सवाद का विश्लेषण लेवी स्ट्रास के संरचनावाद और फ्रायड के मनोविज्ञान की सहायता से विश्लेषित किया। क्वेश्चन बने कि मतलब अल्थूजर ने नव मार्क्सवाद का विश्लेषण किन दो सिद्धांतों के आधार पर किया है? तो लेवी स्ट्रास के संरचनावाद और फ्रायड के मनोविज्ञान के आधार पर इन्होंने किया है। नव मार्क्सवाद व संरचनात्मक मार्क्सवादी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने इन दो सिद्धांतों का उपयोग किया, संरचनावाद और फ्रायड के मनोविज्ञान, तो इसीलिए इन्हें नव मार्क्सवादी व संरचनात्मक मार्क्सवादी के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो लुईस अल्थूजर को जाना जाता है। ये जो है इन्होंने आर्थिक निर्धारणवाद, इतिहासवाद, मानवतावादी मार्क्सवाद आदि को नकारा है। इन्होंने क्या किया है कि आर्थिक निर्धारणवाद, जो कार्ल मार्क्स जो है आर्थिक निर्धारणवाद की ही बात करते हैं, तो उसको ये नकारते हैं, और जो उन्होंने इतिहास की भौतिकवाद की व्याख्या की है उसको नकारते हैं, और मानवतावादी मार्क्स आदि को नकारते हैं, और दार्शनिक मार्क्स की जगह सच्चे मार्क्स की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? तो ये जो है लुईस अल्थूजर करते हैं। तो जो इन्होंने इतिहासवाद का विरोध किया, मार्क्स का इतिहासवाद का विरोध, तो इनका कहना था कि जो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अब तक का इतिहास भौतिकवादी है और इतिहास हमेशा एक रेखीय रही है, तो अल्थूजर इस बात को नकारते हैं। जो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अब तक का इतिहास भौतिकवादी इतिहास है और इतिहास हमेशा एक रेखीय है, तो अल्थूजर इस बात को नकारते हैं और कहते हैं कि यह जो है एक रेखीय नहीं है, इस बात का खंडन करते हैं, और इतिहास में परिवर्तन हमेशा क्रांति के द्वारा होगा, ऐसा कहना गलत है। तो ये इस बात को नकारते हैं कि हमेशा जो इतिहास में परिवर्तन होगा वो क्रांति के द्वारा ही होगा, तो ये इसको नहीं मानते हैं। और अल्थूजर जो ये मानववाद का विरोध करते हैं, मानवतावादी मार्क्सवाद, ये मानववाद विरोधी की भी आलोचना करते हैं कि कार्ल मार्क्स जो हैं वो मानववाद विरोधी हैं। तो मानववाद विरोधी हैं, तो इसके बारे में ये बताते हैं अल्थूजर कि मनुष्य इतिहास बनाते हैं। मार्क्स का कहना है कि मनुष्य इतिहास बनाते हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में बनाते हैं वह परिस्थितियाँ उनकी बनाई नहीं होती। मतलब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मनुष्य इतिहास तो बनाते हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में बनाते हैं वो परिस्थितियाँ उनकी बनाई नहीं होती हैं। मतलब ये कि व्यक्ति स्वयं इतिहास को नहीं बना सकते। कहने का तात्पर्य यह है, कार्ल मार्क्स के कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जो है स्वयं इतिहास को नहीं बना सकते, बल्कि वो परिस्थितियां हैं जो इतिहास बनाती हैं। मतलब ये परिस्थितियों को महत्वपूर्ण मानते हैं, व्यक्ति को नहीं महत्वपूर्ण मानते हैं, और आदमी तो केवल निमित्त मात्र है। मतलब जो परिस्थितियां बनती हैं, जो परिस्थितियां हैं वही जो है इतिहास बनाती हैं, व्यक्ति इतिहास नहीं बनाते हैं। व्यक्ति तो केवल निमित्त मात्र है, मतलब एक साधन है। तो अर्थात मार्क्स व्यक्ति अर्थात मानव विरोधी थे। जो कार्ल मार्क्स थे वो मानव विरोधी थे। तो ऐसा कहना जो है ये अल्थूजर का है कि कार्ल मार्क्स जो हैं वो मानव विरोधी थे कार्ल मार्क्स। तो उसकी आलोचना ये लुईस अल्थूजर करते हैं। लुईस अल्थूजर को इन्हें हम 20वीं शताब्दी का सबसे अधिक मौलिक और प्रभावशाली मार्क्सवादी सामाजिक दार्शनिक मानते हैं। इनको कि क्वेश्चन बने कि कौन सी शताब्दी के लुईस अल्थूजर को किस शताब्दी का मानवशास्त्री या नव मार्क्सवादी माना जाता है? तो 20वीं शताब्दी का। इन्हें नव मार्क्सवादी व नव संघर्षवादी भी समझा जाता है। इन्हें क्या समझा जाता है कि नव मार्क्सवादी और नव संघर्षवादी भी माना जाता है। किसे? तो लुईस अल्थूजर को माना जाता है।
और ये जो है ये मार्क्स की भौतिकवादी परंपरा चलता है वह सही नहीं है। ये कहते हैं कि मार्क्स जिस भौतिकवादी परंपरा पर चलता है वह सही नहीं है। समाज सामाजिक गतिविधियों से चलता है। वे कहते हैं कि ज्ञान में वैचारिकी का स्थान महत्वपूर्ण है। इन्होंने इतिहास के विश्लेषण में वैज्ञानिक विधि को भी अपनाया है। ये कार्ल मार्क्स जो हैं, अल्थुजर जो हैं, इन्होंने नव मार्क्सवाद की स्थापना के लिए ये जो 2 उपागम बताए हैं अल्थुजर ने, विज्ञान का ऐतिहासिक दर्शन और संरचनावाद, तो ये इन्हीं 2 आधारों पर ये अपने नव मार्क्सवाद की स्थापना करते हैं। तो नव मार्क्सवाद की स्थापना में ये कहते हैं कि जो कार्ल मार्क्स जो है भौतिकवादी परंपरा पर चलता है वह सही नहीं है। जो समाज में जो जितनी गतिविधियां हैं वो केवल आर्थिक वजह से नहीं चलती हैं, बल्कि उसमें वैचारिकी का भी मतलब विचारधारा का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इसलिए ये अल्थुजर जो है इनके मार्क्स के सिद्धांत को नकारते हैं, आर्थिक निर्धारणवाद को भी नकारते हैं और अपने नव मार्क्सवाद की स्थापना के लिए विज्ञान का ऐतिहासिक दर्शन और संरचनावाद, इन दोनों को मिलाकर अपनी पुस्तक जो है फार मार्क्स और रीडिंग कैपिटल में इस सिद्धांत को दिया है। अल्थुजर सामाजिक संरचना में 3 बातों को बताते हैं। जैसा कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सामाजिक संरचना में केवल आर्थिक ही अर्थव्यवस्था का ही महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक गतिविधियां ही सब कुछ निर्धारित करती हैं, लेकिन सामाजिक संरचना में अल्थुजर मानते हैं कि 3 बातों को शामिल होना जरूरी है। पहला अर्थव्यवस्था, दूसरा राज्य व्यवस्था और तीसरा विचारधारा। तो अल्थुजर मानते हैं कि इन तीनों का होना जरूरी है, कि केवल आर्थिक गतिविधियां ही नहीं बल्कि इन तीनों का भी होना जरूरी है। इन्होंने कहा कि विचारधारा एक मिथक नहीं है बल्कि यथार्थ है। ऐसे सीधे स्टेटमेंट दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये किसका कथन है कि विचारधारा एक मिथक नहीं है बल्कि यथार्थवादी है। तो ऐसा कहना जो है लुईस अल्थुजर का है। और किसने स्वयं को एक संरचनात्मक मार्क्सवादी के बजाय वैज्ञानिक मार्क्सवादी कहा? वैसे तो इन्हें संरचनात्मक मार्क्सवादी कहा जाता है, लेकिन ये जो है अपने आप को संरचनात्मक मार्क्सवादी के बजाय वैज्ञानिक मार्क्सवादी ज़्यादा कहलाना पसंद करते हैं। तो ये जो है मार्क्सवादी कहा तो किसने कहा? लुईस अल्थुजर ने। और एक क्वेश्चन ये भी है कि मात्र मिथ्या चेतना के रूप में नहीं अपितु वास्तविक सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखना। तो ये ऐसा स्टेटमेंट क्वेश्चन के रूप में आया है। तो ये किसका है? ये लुईस अल्थुजर का है। इन्होंने अति निर्धारणवाद का भी सिद्धांत दिया। ये भी क्वेश्चन बना है कि अति निर्धारणवाद के सिद्धांत किसने दिया है? तो ये जो है ये लुईस अल्थुजर ने दिया है। और वैचारिक अधिसंरचना अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब नहीं है अपितु अंशतः इसके अस्तित्व की शर्त भी है। वैचारिक अधिसंरचना अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब नहीं अपितु अंशतः इसके अस्तित्व की शर्त भी है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट लुईस अल्थुजर का है। ये विचारधारा को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। तो अल्थुजर ने मार्क्स के जो कार्ल मार्क्स ने अपने आधिपत्य की अवधारणा दी थी, तो उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि समाज में जो आधिपत्य आता है वह आर्थिक ना होकर अर्थव्यवस्था, राजनीति और विचारधारा तीनों का विकास है। ये अल्थुजर कहते हैं कि कार्ल मार्क्स जो आधिपत्य की अवधारणा देते हैं और कहते हैं कि केवल आर्थिक के द्वारा ही आधिपत्य बनाया जा सकता है, तो उसका आधिपत्य का कारण आर्थिक ना होकर अर्थव्यवस्था, राजनीति और विचारधारा तीनों का विकास होना जरूरी है। अल्थुजर के अतिरिक्त एक होबार्ट किंग महोदय थे। तो उन्होंने जो है 1922 में एक पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई थी, ए हिस्ट्री ऑफ मार्क्सियन।
ए हिस्ट्री ऑफ मार्क्सियन इकोनॉमिक्स में तो उन्होंने मार्क्सवाद के 3 मुख्य स्तंभों की चर्चा की। होबार्ट किंग ने 1922 में जो पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई थी हिस्ट्री ऑफ मार्क्सियन इकोनॉमिक्स, तो उसमें मार्क्सवाद के 3 मुख्य स्तंभों की चर्चा की है। तो इसलिए लुईस अल्थुजर ने होबार्ट किंग से प्रेरित होकर लुईस अल्थुजर ने मार्क्सवादी संरचनावाद का निर्माण इन्हीं 3 स्तंभों पर किया है। जो लुईस अल्थुजर ने मार्क्सवादी संरचनावाद का निर्माण होबार्ट किंग के जो 3 स्तंभ इन्होंने बताए थे, मार्क्सवाद के 3 मुख्य स्तंभ होबार्ट किंग ने बताए थे, तो उन्हीं 3 स्तंभों पर लुईस अल्थुजर ने मार्क्सवादी संरचनावाद का निर्माण किया था। तो वो 3 स्तंभ कौन कौन से थे? तो ये पहला था कि आज भी पूंजी निवेश शक्तिशाली और भारी भरकम कारखानों में किया जाता है। पहला स्तंभ ये था कि आज भी पूंजी निवेश शक्तिशाली और भारी भरकम कारखानों में किया जाता है। दूसरा था कि पूंजीवाद का विकास जिस भांति हो रहा है इसमें आर्थिक संकट हमेशा बढ़ते रहेंगे। दूसरा स्तंभ ये था कि पूंजीवाद का विकास जिस भांति हो रहा है उसमें आर्थिक संकट हमेशा बढ़ते रहेंगे। तीसरा स्तंभ था कि पूंजीवाद के विकास की इस अवस्था में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि बहुत शीघ्र से इसका स्थान समाजवाद को देना पड़ेगा। तो ये 3 स्तंभ थे जो कि होबार्ट किंग ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मार्क्सियन इकोनॉमिक्स में दी थी। तो उन्हीं तीन आधारों को इन्होंने अल्थुजर ने अपने सिद्धांत में आधार बनाकर अपने सिद्धांत का नव मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो यदि हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।